गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ परिभाषाएं हैं उनको समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिंदु यानी कि पॉइंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि बहुत सारी ऐसे परिभाषाएं हैं जिनको हम लोग अपरिभाषित मान चुके हैं। वैसे में एक बिंदु भी है कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित है। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो मान लो ये आपका पेज हुआ, पेज पे एक पेंसिल के एकदम कोने से हल्का सा सहारे से जो आपको एक ना दिखे, एकदम एकदम छोटा सा बिंदु, यही आपका बिंदु कहलाएगा। ठीक है, और प्राय बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डी इन सबसे सूचित किया जाता है। ठीक है, एकदम हल्का सा आप तो दर्शा देते हो ना, वो ऐसा कि कोई स्थान भी ना घेरे, इस तरह से एकदम, यही आपका एक बिंदु कहलाएगा। समझ गए ना? तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय वस्तु है जो अपरिभाषित है। चलिए अब एक सरल रेखा की बात करते हैं, या सिंपली आप उसे रेखा भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और लाइन। बिंदु की तरह ही सरल रेखा या रेखा भी एक अपरिभाषित ज्यामितीय वस्तु है जो बिंदुओं का संग्रह या समुच्चय है। देखिए बहुत सारे बिंदु एक सीध में इस तरह से मिलेंगे तो आपके एक रेखा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह एक आपकी रेखा कहलाएगी। ठीक है, यह आपकी रेखा कहलाएगी। यह बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, यह बहुत सारे बिंदुओं का संग्रह होता है, इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं। और यह याद रखना कि रेखा को अनंत रूप से दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हो। यानी कि मतलब यह हुआ कि एक रेखा पे ना बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये बहुत सारे अनंत बिंदुओं के मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर अगली बात करें, एक बिंदु लेते हैं। एक बिंदु पर अगर मैं कहूं कि इस पे कितनी सरल रेखा आप खींच सकते हैं या कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो देखो आप इस पे अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं, है ना? अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सरल रेखा खींच सकते हैं कि नहीं? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, या लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं या अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं या खींच सकते हैं, खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर मान लो आपके पास दो बिंदु हो तो इनसे हम लोग सिर्फ एक और केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। आप दूसरी गुजारने के चक्कर में पड़ोगे तो इधर उधर चला जाएगा। मतलब कि अगर दो बिंदु दिए गए होंगे तो उससे सिर्फ एक और केवल एक सरल रेखा ले जा सकते हैं, और अगर एक बिंदु दिया होगा तो उससे अनगिनत सरल रेखा, अनंत सरल रेखाएं गुजार सकते हैं, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा या सिंपल लिख सकते हैं रेखा भी, सरल रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रेखाओं से संबंधित ही एक प्रमेय जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसको देखते हैं। तो प्रमेय क्या है? यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, इसी को साबित करना है। यानी कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। चलिए इसको मैं साबित करता हूँ। मैं यहाँ पे दो रेखाएं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो रेखाएं हैं हमारे पास। एक रेखा है ए बी और दूसरी है सी डी। ये दो रेखाएं मान लेते हैं। ठीक है, ये आपकी दो रेखाएं हैं। एक दूसरे को आपको तो दिख रहा है कि एक जगह काट रही है, लेकिन इसमें हमें साबित करके दिखाना है। एक जगह काट रही है यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु एक ही है, लेकिन आपको इसे साबित करके दिखाना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना
AB तथा CD दो भिन्न रेखाएं हैं, दो भिन्न रेखाएं हैं। अच्छा, दो भिन्न रेखाएं हैं यानी कि इन दोनों में इस तरह से है कि एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, भिन्न भिन्न रेखाएं हैं। AB और CD दो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि इसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, यानी एक दूसरे से ये गुजर रही हैं तो इसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, ये हमको दिखाना है। चलिए, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB और CD, AB और CD एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को एक से अधिक एक से अधिक एक से अधिक बिंदु पर काट नहीं सकती, काट नहीं सकती। तो एक ही बात हुआ, उनमें कह रहा है कि एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, यानी कि एक से अधिक बिंदु पर यह काट नहीं सकती, एक से अधिक बिंदु पर यह एक दूसरे को काट नहीं सकती। एक ही बात हुआ, एक ही मतलब हुआ। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहां मान लेते हैं, माना AB तथा CD, AB तथा CD एक दूसरे को दो बिंदुओं P तथा Q पर काटती हैं, मान लेते हैं काटती हैं, यदि यह संभव है, यदि यह संभव है। ये तो संभव है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर यह संभव है तो ये एक दूसरे को दो बिंदु P और Q पर काट रही हैं, P और Q पर ये काट रही हैं, एक दूसरे को दो बिंदु P और Q पर काट रही हैं। आपको दिख रहा है फिगर में कि भैया एक ही बिंदु पर काट रही है, लेकिन हम यहाँ मान ले रहे हैं कि ये P और Q दो बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि यदि संभव है तब, या यदि यह संभव है तभी ये लिख रहे हैं। अच्छा, जब दो बिंदु पर काट रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि PQ से दो रेखाएं AB और CD गुजर रही हैं, यानी कि अगर दो बिंदु P और Q पर AB और CD एक दूसरे को काटा है, यानी कि P और Q इन दोनों बिंदुओं से AB रेखा भी गुजर रही है और CD रेखा भी गुजर रही है, AB रेखा भी गुजर रही है और CD रेखा भी गुजर रही है, तभी ना वह दो बिंदु पर काट रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये हम कह सकते हैं ना कि P और Q से दो रेखाएं AB और CD गुजर रही है। लेकिन हम जानते हैं, हम अभी देखे थे, अभी ऊपर देखे थे, हम जानते हैं, इसके पहले मैंने जो आपको परिभाषा बताया उसी में मैंने बताया था कि दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजर सकती है, एक और केवल एक रेखा गुजर सकती है। और ये तो एक ही रेखा गुजर सकती है, लेकिन यहाँ तो दो गुजरने लगी, इसलिए हमारा यह कहना गलत हुआ ना। अतः हमारा जो मानना था, यानी कि हमारी मान्यता गलत हुई। कौन सी मान्यता गलत हुई? कि हम लोग मान लिए थे कि दो बिंदु P और Q पर काट रहा है AB और CD एक दूसरे को, तो ये हमारा मानना गलत हो गया, ठीक है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। हमने यहाँ से
दिखा दिया, इसको साबित कर। तो ये अच्छा प्रमेय था, इसको याद रखना कि दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रेखा खंड के बारे में, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है। तो लिखा है कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखा खंड कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है, एक रेखा हो गया, इसका नाम कुछ दे देता हूँ एक्स वाई, यह एक रेखा है। इस पर मैंने एक यह ले लिया, यहाँ पे एक रेखा खंड का एक भाग ले लिया, या ए बी इस रेखा एक्स वाई का एक भाग है, या ए बी जो है इस रेखा एक्स वाई का एक भाग है, और इसको जो देख रहे हैं इसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी अंत बिंदु है। दैट मीन्स यह ए बी जो है आपका एक रेखा खंड हुआ। तो रेखा खंड को सूचित करने के लिए ए बी के ऊपर ऐसे बार दे देंगे, है ना, ये दर्शा देंगे कि ये रेखा खंड को दर्शा रहा है। अगर एक्स वाई तो इस पे दोनों तरफ तीर बन गया, इसका मतलब कि यह रेखा है। दोनों तरफ तीर बन जाने का मतलब यह रेखा को सूचित कर रहा है, और यह सीधा सिर्फ लकीर खींच दिए तो इसका मतलब कि ये रेखा खंड के बारे में बात कर रहा है। तो रेखा की लंबाई कुछ निर्धारित नहीं रहती है, ये अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ सकता है, और रेखा खंड की लंबाई होती है ना, उसका माप किया जा सकता है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो लंबाई है वो निश्चित होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किरण के बारे में, यानी रे के बारे में। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है, उसे एक किरण कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक रेखा बना लेता हूँ, ठीक है, यह आपका एक रेखा हो गया। अब देखिए इस रेखा को मैं क्या करता हूँ कि कुछ दूरी से यहाँ तक हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ हटा देता हूँ। तो यह जो बन गई, यहाँ पे एक अंत बिंदु है, यहाँ पे ओ मान लेते हैं और इधर ए दे देते हैं, तो यह आपका ओ ए जो है आपका एक किरण बन गया। एक अंत बिंदु है और एक तरफ से अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, तो यह आपकी किरण हो गई, ठीक है। तो यह भी आपका एक रेखा का ही भाग है, और इसको कैसे दर्शा जाएंगे, अगर ओ एक किरण है तो उसके ऊपर ऐसे तीर एरो बना देंगे, यानी कि इसी का एक छोटा रूप इस पे दर्शा देंगे, तो यह किरण को सूचित करेगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। और रेखा की तरह भी इसकी लंबाई निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक तरफ तो अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, एक तरफ तो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अर्ध लाइन के बारे में, यानी कि हाफ लाइन क्या होता है। यदि रेखा एल, यदि कोई रेखा एल है, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाते चलता हूँ आपको समझाने के लिए। यदि यहाँ पे कोई रेखा एल है और एल पर दो भिन्न बिंदु ए और बी हो, इस पर दो भिन्न बिंदु ए और बी हैं इस तरह से, ठीक है, तो किरण ए बी का वह भाग जो ए को आविष्ट नहीं करता है अर्ध रेखा कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो। मैं यहाँ पे एक रेखा बना लेता हूँ। अब इस रेखा पर दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है यहाँ पर बी। तो ए को आविष्ट ना करते हुए, यानी ए को छोड़कर, यानी कुछ इस तरह से ए को छोड़कर इसके इधर का जो आपका हिस्सा दिख रहा है यही आपका जो है अर्ध रेखा कहलाएगा। यानी कि अगर कह सकें तो ऐसे कह सकते हैं कि किरण ही एक आपका अर्ध रेखा कहलाएगा, जब जैसे मान लो एक किरण ओए ले लिए, यह किरण ही आपका अर्ध रेखा कहलाएगा। कब, यदि हम जो आपका एक अंत बिंदु है उसको शामिल नहीं किया जाए, है ना। लिख सकते हैं कि एक किरण अर्ध रेखा कहलाता है, अर्ध रेखा कहलाता है, अर्ध रेखा कहलाता है यदि उसका अंत बिंदु आविष्ट ना किया जाए या ना लिया जाए, ठीक है। इसको छोड़कर, उस बिंदु को छोड़कर इसके इधर का हिस्सा, ये टोटल, ये आपका जो कहलाएगा यह आपका किरण, ये आपका क्या कहलाएगा, अर्ध रेखा कहलाएगा। तो किरण ही आपका अर्ध रेखा कब कहलाएगा, जब उसका अंत बिंदु को शामिल नहीं किया जाएगा तब। समझ गए ना। तो यहां से क्लियर हो गया अर्ध रेखा क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे संरेखी बिंदुएं, कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेखी कहलाते हैं यदि वह एक ही रेखा पर स्थित हो। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई रेखा है, आपका यह रेखा है और इस पे 3 बिंदु आपके स्थित है, कम से कम 3 बिंदु, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, आप मान लो डी तक ले लो, तो ये चारों जो होंगे संरेखी इसलिए कहेंगे क्योंकि चारों जो है एक ही रेखा पर स्थित है। तो 3 और 3 से अधिक बिंदु जो होते हैं अगर वह एक ही रेखा पर होंगे तो उनको हम लोग संरेखी कहेंगे, ठीक है। संरेखी या संरेख भी कह सकते हैं,
चलिए अब बात करते हैं हम लोग समांतर रेखाओं के बारे में, यानी कि पैरेलल लाइंस, अंग्रेजी में इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? दो सरल रेखाएं समांतर कही जाती हैं यदि रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो और वे एक ही तल में स्थित हो। यानी एक ही तल का मतलब कि एक ही आपके प्लेन पे हो। आप जैसे एक ही पेज पे आप दो अलग अलग कॉपियों में दो अलग अलग रेखा खींच देंगे और कहेंगे समांतर है, क्योंकि उसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो तो गलत हो जाएगा। एक ही तल पे होनी चाहिए और उनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब सोचोगे कि सर मैं अगर ऐसे बना दूं तो इसमें भी तो एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि रेखाओं को अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो इसको जब अनंत रूप से आगे बढ़ाओगे तो ये आगे चल के मिल जाएंगी ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो समांतर कब होती है? जब उसको अनंत रूप पे कहीं भी बढ़ाओगे वो कभी ना मिले। रेखाओं का यह गुण होता है ना जी कि वो अनंत रूप से बढ़ सकती हैं, तो इसको अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ाओगे तो कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी, और एक ही तल पर स्थित है और इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो इस तरह की रेखाएं जो होंगी समांतर, अगर इसका नाम एल और इसका नाम एम लेते हैं तो लिख सकते हैं एल समांतर एल। एल जो है एम से के समांतर है, रेखा एल रेखा एम के समांतर है, ऐसे दर्शाएंगे। यानी कि यह समांतर का चिन्ह हो गया, दो को लकीर ऐसे खींच देने से यह समांतर का चिन्ह हो गया। चलिए अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स देखिए, दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी कही जाती हैं यदि दोनों रेखाओं में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। यानी कि कुछ इस तरह से हो, एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स यह जो है एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। या कह सकते हैं कि ए बी तथा सी डी प्रतिच्छेदी रेखा है और इनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे संगामी रेखाओं की परिभाषा के बारे में। संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं, यानी कि कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं? यदि तीन या तीन से अधिक रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो वो रेखाएं एक बिंदुगामी कहलाती हैं या संगामी कहलाती हैं। ठीक है, एक बिंदुगामी या संगामी। अगर यानी कि एक ही बिंदु से तीन या तीन से अधिक रेखा गुजरे तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं, कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं या एक बिंदुगामी कहलाती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से गुजर रहा है, अगर वही दो रहता तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता, तीन और तीन से अधिक होगा तो वो संगामी रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है, एक बिंदुगामी कहलाएंगी। चलिए अब बात करेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है, यानी कि एंगल क्या कहलाता है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोण एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो दो किरणों से बनती है और जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे अगर बात करूं, मैं दो किरणों को इस तरह से मिला दूं, एक यह किरण हो जाएगा और एक दूसरा किरण ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यह दो किरण हो गए, देख लो यहाँ पे O, यहाँ पे A और यहाँ पे O और यहाँ पे B। तो ये OA और OB दो किरण है और इसमें एक बिंदु O जो है उभयनिष्ठ है, बिंदु O उभयनिष्ठ है और इस कोण का शीर्ष कहते हैं। O को इस कोण का क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, या O जो है आपके कोण का शीर्ष कहलाएगा और ये पूरी आकृति आपका कोण कहलाएगी, एंगल कहलाएगी। ठीक है, और इसको कैसे दिख सकते हैं? ऐसे, एंगल AOB या एंगल BOA या सिंपली एंगल OB से कह सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे दिख सकते हैं। अब देखिए कोण के अभ्यंतर यानी कि इन साइड में, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ P Q R S, अगर मैं पूछूं कि कोण का अभ्यंतर, तो अभ्यंतर का मतलब कि अंदर की ओर, ये वाला भाग। तो यहाँ कह सकते हैं कि P और Q बिंदु अभ्यंतर है, P और Q बिंदु इस कोण के अभ्यंतर है और R बिंदु जो है बहिर्भाग में है, कोण के बहिर्भाग में कौन है? बिंदु R, और कोण पर कौन है? तो बिंदु S है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। ठीक है,
तो अब हम लोग इसके कोण के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। उससे छोटा टॉपिक एक और है, जैसे अगर मान लो दो किरणें इस तरह से मिले, ठीक है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं ओ ए और इसको बी, तो यहाँ कहें कि ये लंब किरण है, यानी कि इनके बीच का कोण जो है 90 है। एंगल ए ओ बी कितना है 90। अगर एंगल ए ओ बी 90 हुआ तो यहाँ कह सकते हैं कि ओ ए और ओ बी ये दो लंब किरणें हैं, दो लंब किरणें हैं, एक दूसरे पर लंब है। अब चलिए कोणों के प्रकार के बारे में देखते हैं। अच्छा, प्रकार जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी जान लेते हैं। सर्वांगसम कोण क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कोण क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। या अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्गुरेंट एंगल्स। यदि दो कोणों पे, यहाँ लिख देते हैं, यदि दो कोणों का माप बराबर हो तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि दो कोण अगर एक दूसरे के बराबर है, यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पे दो कोण बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं दोनों की माप समान लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं एंगल ए ओ बी या ए बी सी कर देता हूं, और यहाँ पे पी क्यू आर, तो अगर कहे कि दोनों 60 डिग्री का है, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के, और दोनों 60 डिग्री का है, डेट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी सर्वांगसम है एंगल पी क्यू आर के। समझ गए? चलिए अब हम लोग कोणों के प्रकार को समझ लें। चलिए पहला कोण देखते हैं, समकोण यानी कि राइट एंगल। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। यानी कि अगर 90 डिग्री का मैं कोई यहाँ पे कोण बना देता हूं तो इसे हम लोग समकोण कहेंगे, ठीक है। जैसे ए ओ बी, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री इसको दिखा दूं, ऐसे 90 के लिए सिंबल होता है, दैट मीन्स यह आपका समकोण हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखो, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता हूँ। 90 डिग्री से कम का जो कोण होगा उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे यह कोण बना दिया तो यह देखो ये 90 से छोटा दिख रहा है, डेट मीन्स यह एक आपका न्यून कोण हुआ। तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है। चलिए अगला देखिए, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है आपका क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। चलिए देखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कोण बना दिया, इसका नाम देते हैं यहाँ पे कुछ भी पी क्यू आर। तो यह जो कोण देख रहे हैं यह आपका कैसा कोण है? तो यह एक अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है और 180 डिग्री से कम दिख रहा है, ठीक है, इसलिए यह अधिक कोण कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे रिजु या सरल कोण कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलिए जिसका माप 180 डिग्री का हो, यानी कि यहाँ पे ए ओ बी लिख देता हूँ, तो यहाँ एंगल ए ओ बी जो है आपका रिजु कोण कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। इसका माप 180 डिग्री का है। चलिए अगला कोण देखते हैं, पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका माप दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री यानी कि 4 समकोण से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से कम हो उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूं ए ओ बी, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूं एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी ऐसे लिख दिया तो यह कोण हो गया। लेकिन यही यहाँ पे लगा दूं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो इस कोण की बात हो रही है, यानी कि इसका मान जो दिख रहा है 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, इसीलिए यह रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। तो ध्यान रखना कि अगर हमें x डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो, प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो उसके लिए 360 में से इस x डिग्री को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। मान लो अगर एक 120 डिग्री का कोण है और एक 60 डिग्री का, तो दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, दैट मीन्स यह एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। तो अगर कोई x डिग्री दिया हो, अगर x डिग्री का समपूरक निकालना होगा, समपूरक कोण निकालना होगा, x डिग्री का समपूरक कोण, तो उसको 180 में से घटा देना, 180 में से घटा दोगे तो उसका समपूरक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला देखिए पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक 30 डिग्री का कोण ले लूं और दूसरा 60 डिग्री का, दोनों को जोड़ने पे 90 हो जाएगा, डेट मीन्स ये पूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक हैं। दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण को हम लोग और भी नाम से जान सकते हैं, इसे अनुपूरक भी कहा जाता है, अनुपूरक, या एक और नाम से जानते हैं इसको कोटि पूरक भी कहा जाता है, कोटि पूरक। तो पूरक कहिए, कोटि पूरक कहिए, अनुपूरक कहिए, तीनों का मतलब ही है यही, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका योग 90 डिग्री हो जाए। तो अगर मान लो x डिग्री का पूरक कोण निकालना होगा, x डिग्री का पूरक कोण निकालना होगा, तो उसके लिए आपको 90 में से x को घटा देना होगा, ताकि इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना जी। ठीक है, यानी कि देखो ना, अगर 30 डिग्री का पूरक निकालना है तो 90 में से 30 घटाएंगे आपका 60 नहीं आ जाएगा, और 60 डिग्री का पूरक निकालना है तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 नहीं आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था। अब इसी पे आधारित हमारे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6 के क्वेश्चन को देखेंगे, एक ही एक्सरसाइज है, उन सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग कमेंट किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।